मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 141वीं कड़ी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आपको बता ही चुके हैं पहले भी, और हमने घोषित भी किया है कि अब यह कार्यक्रम यथासंभव प्रत्येक शनिवार और रविवार को आया करेगा। और आज हमारी मेहमान देश की जानी मानी फिल्मकार, गुणी, पटकथा लेखिका सुश्री भावना तलवार हैं, जो अब से कुछ देर में हमारे बीच पधारने वाली हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समकालीन हिंदी सिनेमा में जिन फिल्मकारों से सिनेमा का गौरव बढ़ता है, जिन फिल्मकारों से सिनेमा की स्तरीयता की चर्चा होती है देश में दुनिया में, उनमें जो कुछ लोग गिने जाते हैं, भावना तलवार जी उनमें से प्रमुख हैं। और ख़ासतौर से जो हमारे देश में महिला फिल्मकारों की जो एक बहुत छोटा सा समूह है, जो बहुत गुणी हैं और बहुत अनूठी फिल्में बनाते हैं, उनमें से उनका शुमार होता है। उनकी फिल्में आपको अगर याद हो, धर्म, पंकज कपूर साहब के साथ, उनकी एक और फिल्म हप्पी, वो भी पंकज कपूर साहब के साथ। ये फिल्में अपने आप में एक लैंडमार्क हैं, और जब भी ये फिल्म प्रदर्शित हुई हैं 2007 में, 2013 में इनकी बड़ी चर्चा हुई, और ख़ासतौर से आलोचकों ने, समीक्षकों ने उनको बहुत सराहा है। मैं अभी अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। हितेंद्र दीक्षित जी एक लंबे अरसे बाद पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मान सिंह गोंदिया जी, आप प्रायः हमेशा इस कार्यक्रम में मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राज निर्वाण जी, प्रमोद डेकाटे जी, हरीश तिवारी जी, और पराग जी, मनोज भाई, मंजूश्री चटर्जी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने, जैसा कि हमारे हमेशा एक परंपरा है, हम 5 मिनट बाद हमारे मेहमान आते हैं, क्योंकि एक हमेशा आवभगत और आदर से रिसीव करने की जो एक परंपरा है, चाहे वो बातचीत हो, चाहे कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें हमारे अतिथि आ रहे हैं, मेजबान को जो आतिथ्य होता है उसको पहले जाना चाहिए, पहले उपस्थित रहना चाहिए। तो इसी परंपरा के चलते यथासंभव 7 बजे मैं उपस्थित हो जाता हूँ, जो मेरे कार्यक्रम का समय है, और 7:05 पर हमारे अतिथि मेहमान, हमारे कलाकार आए, ये मेरा उनसे अनुरोध रहता है, गुजारिश रहती है। भावना जी से यूँ तो एक लंबे अरसे से परिचय है, बहुत वर्षों से, और मैंने स्वयं, जब मैंने धर्म फिल्म देखी थी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और मुझे ख़ास तौर से लगा था कि सिनेमा की इस पूरी भीड़ में जो एक बहुत भरोसेमंद और बहुत सशक्त प्रभाव वाला हस्तक्षेप किस तरह हुआ है, वो हस्तक्षेप भावना तलवार जी ने अपनी क्रिएटिविटी से किया था। भावना तलवार जी बहुत बहादुर राइटर, बहुत हौसले से भरी हुई निर्देशिका और निर्मात्री भी हैं। उन्होंने कुछ कुछ एक फिल्मों को प्रोत्साहित भी किया है निर्माता के रूप में, सह निर्माता के रूप में। वो सब हम उनसे जानेंगे, उनका पूरा कैरियर, जो एक शुरुआत हुई है एशियन एज की पत्रकारिता से, उस पर लिखते हुए, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमको बताएंगी। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, बहुत सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। वो आ चुकी, मैं उनको जोड़ लेता हूँ सबसे पहले। भावना जी नमस्ते। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप भी अच्छी हैं, मैं बिल्कुल कामना ठीक। करता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। ग्रेट, और फैंटास्टिक। आज आज पहली बार ब्लूटूथ हेडफोन्स की वैल्यू समझ में आई, मुझे कभी पसंद नहीं थे। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। ये सब इन संसार में इन सब चीजों से मैं भी जुड़ा पहली पहली बार, तो जी मुझे लगा कि इन सब में कितनी क्लैरिटी और फिर एक बड़ी प्राइवेसी मिल जाती है। जी जी, बिल्कुल, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। और एक क्रिएटिव लेवल पे जो आप सब जो जिस तरह का काम कर रहे हैं,
एक जी पीस का जो अपना महत्व है, शांति का, सुकून का, बिल्कुल या यस बोलने में भी और सुनने में भी, वो सब। जी तो मैंने भी, आप आ रही थी तो मैंने थोड़ा अच्छा वाला लगा लिया, नहीं तो मेरे पास एक साधारण वाला भी ये रखा हुआ है, हाँ चार्ज जी हो रहा है। ये अरे वाह वही लगा लेते मुझे इतनी शर्म नहीं आती नहीं, सुनील पर जी आपका आपका अभी भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसलिए चलेगा। जी बहुत हाँ अच्छा जी लग रहा है। मैं आपके आने के 5 मिनट पहले जब मैं यहाँ आ गया, तो फिर मैं, जो मित्र यहाँ पर आते जा रहे थे, उनको मैं बता रहा था जी किस तरह से आपका अपना एक महत्व इस पूरे हिंदी सिनेमा के परिदृश्य में रेखांकित होता है लगातार 15 वर्ष और इससे भी अधिक समय से। तो जी बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारी सिनेमा की जो मुख्य धारा का सिनेमा है, और उसके समानांतर जो एक उत्कृष्ट सिनेमा की धारा चलती है, जो कि बहुत, जिसमें काम करते हुए बड़ी कठिनाई और मेहनत भी होती है, और बहुत सारा तनाव भी होता है। इस जी सब में किसी परिणाम तक आते आते ना केवल समय लगता है, बल्कि बहुत धीरज और बहुत कुछ हौसले का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। जी कैसे आपने इस तरह से अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण किया, और बिना उस ये परवाह किए हुए कि सामने, जिस दर्शक के सामने वो फिल्म जा रही है, उसकी ओर से क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन जी सारे आलोचनात्मक जो रिजल्ट है, परिणाम है, सभी ने आपके काम को बहुत सराहा। जी क्रिएटिव क्रिएटिव फील्ड में जो जिसको भी सिनेमा की समझ या शऊर है, उसने आपके काम को सराहा। मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ जिनको धर्म बहुत पसंद आई थी, और मैंने उसको कहीं से खरीद और लिया था, और अपने, मैंने कहा कि मेरे संग्रह में होना चाहिए। वाह थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन मुझे हमेशा मिलती रहती है सुनील जी एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट बट आई बिलीव आर्ट इज एन एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स अब ये मैं हिंदी में आर्टिकुलेट नहीं कर पाऊंगी शायद आप कहीं बट जितना। बट मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो बिलीफ है हमारा जो एक डीप रूटेड एक अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ चलते हुए अगर हम कहानियां सिलेक्ट करें या जिस तरह की कहानियां हम कहना चाहते हैं जो हमें छूती हैं वो आई फाइंड इनवेरिबली ऑल्सो टच द ऑडियंसेस and it's not so much about technology. I mean, everything technology is available at our fingertips nowadays. But I think जो जिस तरह की कहानियां हम कहते हैं उसको अगर हम एक अपनी सच्चाई की तरफ से अगर देखें तो वो हमेशा ऑडियंस को छूती है सही बात है। जी ये धीरे धीरे बहुत रेयर होता गया है, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर और जिसको हम बाजार के लहजे में मसाला कहते हैं, बहुत सारे जी मसालों में आत्मा तो उसकी खत्म ही हो गई। जी बट यू नो देयर ऑल्सो एक और पर्सपेक्टिव भी है इसके लिए हम जरूर ये जो आप कह रहे हो बात सही है बट फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस इतनी एक्सपेंसिव हो गई है अब कि हम हाँ वी कांट इवन ब्लेम कि हम कह भी नहीं सकते फिल्म मेकर्स को कि आप उस कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए फिल्में ना बनाएं कि हाँ, इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया है तो उसे उसे सोचकर उसके साथ चलते हुए हम कैसे एक एस्थेटिक क्वालिटी अपनी फिल्म्स में बरकरार रखें वो बहुत मुश्किल एक बैलेंसिंग एक्ट होती है सुनील जी जो हाँ, अब हम कोशिश करते हैं मेंटेन करने का काफी जगह नहीं हो पाती बट एंड इट्स ड्रिवन ओनली बाय कॉमर्स प्योरली बिकॉज फिल्म्स आर सो एक्सपेंसिव टू मेक ये है। और बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ जो कई बार अचानक से दर्शकों का सलूक होता है, तो वो आश्चर्यचकित कर देता है कि सब कुछ अच्छा हो, कई बार तो सब कुछ अच्छा होते हुए, कई बार सब कुछ भव्य होते हुए, बहुत बड़े जी कलाकार हैं, महंगे कलाकार हैं, सिनेमा घर में लोग आए ही नहीं, और कई बार अचानक से किसी फिल्म के लिए कुछ लोग ऐसा एक वातावरण बना देते हैं कि लोग दौड़े चले जाते हैं। ये है जी समय समय पे, ये आई हमारे थिंक दर्शकों का। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जितनी भी गंभीर कहानी हो या एक कॉमेडी के लेवल पर कहानी कही जा रही हो या एक कमर्शियल सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म हो अगर उसमें इमोशन सच्चा है अगर हम उस हाँ, इमोशन को पकड़ पाए हैं तो ऑडियंसेस आएंगे पर अगर वो कहानी कहीं ढीली छूट जाती है उसमें इमोशन एक पेरिफेरल एक बहुत ही फ्रिवलस और शैलो लेवल पर रह जाता है तब मुझे दिस इज माय एक्सपीरियंस दिस इज व्हाट आई फील हैपेंस इज एट द मोमेंट वो इमोशन थोड़ा सा गिर जाता है दैट इज वेयर फिल्म्स गेट अबैंडन्ड चाहे वो जितनी भी एक्सट्रावेगेंट हो तो वो एक आर्ट क्रिएटिविटी इमोशन
कॉमर्स का जो एक बैलेंस बनाकर हमें चलना होता है, वो एक बहुत ही ट्रिकी स्पेस है, और कई बार हम फिसल जाते हैं, सब फिसल जाते हैं। अच्छा, आप जब आरंभ में जब सिनेमा को देख कर उस पर लिखा करती थी शुरू जी के समय में, तो जी। आपकी अपनी चॉइस किस तरह की फिल्में हुआ करती थी? मुझे तो नाच गाना, आई यूज्ड टू लव गोविंदा and those are the sort of films I loved watching, because but I probably cannot make those films to that some of them tend to get a little too frivolous, but frivolity मुझे नहीं समझ में आती है, फ्रिवलिटी नहीं समझ में आती है। आप एक कमर्शियल स्पेस में रहते हुए, एक कमर्शियल स्ट्रक्चर में रहते हुए, अगर एक सेंसिबल कहानी कुछ मन से कुछ बात कहना चाहें सिनेमा के थ्रू, वो कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं। आई मीन आई कांट थिंक ऑफ लाइक, आई मीन एट दैट पॉइंट टाइम आई वाज अ बिग फैन ऑफ मनी रत्नम. Roja had just come out when I was writing, and I mean those are the sort of films which kept a balance of emotion, which kept a balance of spectacle, जहाँ पे आपको सिनेमा दिखता है, फिल्म दिखती है, एक फ्लेयर दिखता है कहानी कहने का। उस तरह की फिल्में हमेशा मेरे लिए वर्क करती थी। एट द सेम टाइम आई लव सॉन्ग एंड डांस एज वेल। हमारी तो पूरी फैमिली ऐसी है सॉन्ग एंड डांस वाली। हाँ हाँ। ये इधर जो सिनेमा की दो धाराएं निकल गई 70 के दशक के बाद, जी जब ये लोगों ने ये जाना कि सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार, मृणाल सेन जैसे फिल्मकार जब पश्चिम बंगाल में रहते हुए रीजनल सिनेमा में काम करते दुनिया की जगह तक जाते हैं, और उसके बाद दक्षिण में कुछ ऐसे फिल्मकार हुए, जैसे आपने मणिरत्नम का नाम लिया, इधर में थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो जी अरविंदन, अडूर गोपाल कृष्णन वगैरह, जिन जी लोगों ने जी लगातार फिल्में बनाते हुए एक जी फिल्म कल्चर को इस्टेब्लिश किया। जी तो ये सब इसका इन्फ्लुएंस जो हमारे हिंदी फिल्मों में आया, और फिर एक साथ श्याम बेनेगल जी से लेकर इधर सईद मिर्जा तक, सबका अपना अपना एक तरीका है काम करने का, लेकिन जी सबने एक इंटरफेरेंस तो किया उस पूरी भेड़ चाल में, जो हालांकि उसको ऐसा नहीं कह सकते मनमोहन देसाई या प्रकाश मेहरा जिस तरह की फिल्में बना रहे होते हैं उस समय, लेकिन एक ऐसा दखल तो किया कि जब आपको लग रहा है कि सब कुछ सामान वही है, लेकिन जो बन के आ रहा है वो बहुत स्पेशल है और अलग है, यहाँ तक जी। लोग पहुंचे नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस 70s और अर्ली 80s में जिस तरह के जिस तरह की फिल्म्स बनी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारा, जहां जहां हमारा सिनेमा है इस वक्त। हाँ आ, हम जैसे जो यंगर फिल्म मेकर्स हैं, या द वंस हु आर कमिंग इन नाउ, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है टू बी एबल टू फाइंड एन एक्सप्रेशन एंड a way to tell a story, जहां पर हम एक वो जो जिस तरह की फिल्में मैं बनाना चाहती हूँ, जहां पर एक सब्सटेंस रहे, जिसमें एक कहानी रहे, एट द सेम टाइम जो सिनेमा का एक फ्लेयर है, एक एक्सप्रेशन है, वो भी बरकरार रहे साथ में, उसमें उन फिल्म मेकर्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। यू कांट टेक दैट अवे। आपको इनमें से कौन से फिल्मकार प्रभावित करते रहे? I would definitely say Shyam Babu's work, definitely. Adur Gopalakrishnan, I was exposed to much later. In fact, after I had quit the Asian Age is when I got to see. Sadly, these films, his work was not available हाँ to people to watch unless you were at the Film Institute. So once I went there, I was exposed to that cinema at the institute. I did a short course over there, and but before that, of course, there was. I guess Shyam Benegal was really the one. Shashi Kapoor's films. Then who were the other filmmakers? And of course, I grew up. आज गुरुदत्त की पुण्यतिथि है, and हाँ। I grew up watching a lot of the मैं वही देख रहा था कि old. आपने एक बहुत गंभीर काम करके पूरा किया है, और अब आप इसको, तो वो मैं जब हम लोग की बातचीत उधर चली जाएगी उत्तरार्ध में, तब मैं इस नए So काम को लेकर। those filmmakers as well. So my father was very fond of movies. So उनकी वजह से हमारे घर में हमेशा वो influence रहा है। तो हमेशा first day, not first show, but the evening show, we used to go and watch all new films. And तो पुरानी फिल्में घर में हमेशा देखते थे। तो I think a lot of the influence of Gurudutt, Raj Kapoor, these were the filmmakers that I can say clearly influenced me as a young person growing up. ये तो बात है कि सिनेमा के साथ साथ
जीवन को सीखने में बड़ी मदद मिलती है, ऐसा आप भी मानती होंगी। जी। अ, सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ जीवन ही नहीं, आई मीन जो हमारे आसपास जो हो रहा है उसका एक जो पर्सपेक्टिव हमें मिलता है, या तो हम देखिए ना, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द न्यूज फॉर एग्जांपल, इज इज वन पर्सपेक्टिव। बट जब हम उसको एक क्रिएटिव कलर देकर, एक पॉइंट ऑफ व्यू देकर, जब उसी पॉलिटिकल सिचुएशन को या सोशल सिचुएशन को सिनेमा में ढालते हैं और फिर उसे देखते हैं, तो हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। सिनेमा हैज द एबिलिटी टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर फॉर चेंज, विच इज व्हाई आई फील आल्सो दैट आजकल इतना एक वो चला हुआ है झगड़ा टू टेक कंट्रोल ऑफ अ मीडियम दैट कैन रियली बी अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज। ये तो है। इधर जो हमारे इन सब लोगों ने जिस तरह की फिल्में बनाई और एक लंबी जर्नी 15-20 साल तक लगातार काम किया, और फिर वो आंदोलन जो सार्थक सिनेमा का था कमजोर भी पड़ गया हमारे हिंदी क्षेत्र में। जी। जहाँ फिर अब मैं निश्चित तौर पर देखता हूँ कि जैसे सईद मिर्जा भी जो फिल्में बनाते रहे, उनका भी एक अलग तरीका रहा, या उन्हीं के बीच में कुंदन शाह, जी। उनका मुझे काम बहुत पसंद आता रहा। जी। तो ये तो है कि सब कुछ इसी बीच से है। हम सबका जो जीवन है पूरा हमारे देश के लोगों का, जिससे बहुसंख्य गरीब या परेशानी उठाकर जीने वाले लोग हैं, उन जी। सबके जीवन के अपने संघर्ष और अपनी उनकी मुश्किलें, उन सबको, और खासतौर से रोजगार की समस्या और बहुत सारी जो तनाव है, खासतौर से मजदूरों का, जो पूरे मजदूरों की लड़ाई और उस पर जो लीडरशिप है, उसके साथ साथ से किस तरह से लाइफ प्रभावित होती है, कैसे उसी में से कोई एक हीरो निकल के आता है। वो अब मैच्योर लेवल पर देखो तो आप आघात या आक्रोश जैसी फिल्म जो बात कहती है, दीवार उसको एक अलग ढंग से कहती है। वहां भी जी। वही है ना कि वो हफ्ता नहीं देगा, एक गुंडे को क्यों हर हर हफ्ते एक हफ्ता दिया जाए। मुझे याद है वो सत्यदेव दुबे जी से एक बार मैं लंबा संवाद कर रहा था। मतलब ऐसा कुछ अवसर, उनसे हम डरते बहुत थे, सभी लोग डरते थे उनसे बहुत, क्योंकि उनको कब क्या कह देंगे कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने एक बार बता मुझे, फिर दीवार फिल्म याद दिलाई, बोले कि तुमको दीवार में मेरा काम मालूम है, मैं कहाँ पर था उसमें। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे को नहीं याद है। तो बोले मेरा ही उसमें किरदार उस तरह का था, बड़ा छोटा सा, जिसमें जो अपनी बहन की शादी के लिए मजदूर पैसे जुटाता है और वो गुड्डे को हफ्ता नहीं देना चाहता, तो गुंडे उसको इस तरह से धक्का दे के मारपीट करते कि वो ट्रक के नीचे आ जाता है। जी। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन एक का किरदार तय करता है कि वो भी अगले बार हफ्ता नहीं देगा। अच्छा, आई मस्ट तो लुक एट ये, दिस अगेन। हाँ, ये हाँ जी। देखिए। तो उसके बाद फिर वो वही हुआ कि हमने उस दृश्य को दोबारा देखा, और जी। छोटे से रोल में वास्तव में इतना जो एक बहुत एक सपना लेके चलता है कि वो जो कुछ मिल रहा है अपनी बहन की शादी करेगा, और वो क्यों किसी को दे दे दादागिरी में। तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उसको मारपीट करता है, और उसको जोर इस तरह मतलब मार के गिरा देते हैं कि वो ऊपर तक उसको दबा के चला जाता है। तो ऐसी इस तरह की जो स्ट्रगल है, जो इस तरह की चीजें बहुत सारे महानगरों में जो मिल मजदूर में काम करते हैं, उस तरह के जीवन में चलते रहे, ऐसे विषयों को बहुत उठाया निर्देशकों ने। गोविंद निहलानी की फिल्मों में भी है। जी। फिर खास तौर से उन सबके जीवन के भीतर, घर परिवार के अंदर तक जब कहानी गई, तो अब केवल एक नौकरी ही सब कुछ थोड़ी होती है, या जो भी दमन शोषण करने वाला अधिकारी या बॉस, या जो भी खेत है तो कोई मतलब जमींदार, वही सब कुछ थोड़ी करते, घर के भीतर भी कुछ घटित होता है। जी। परिवार में, बच्चों में, पति पत्नी के बीच में, उन सबको लेकर जिस तरह से इन लोगों ने बहुत संवेदनशील ढंग से विचार किया, उसकी तो बात ही अलग। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह के जो एक स्ट्रेंथ था एक्सप्रेस करने का, उस तरह का जो एक आजकल एक एक जैसे हिम्मत सी टूट गई है। कोई कुछ कहना नहीं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह पा नहीं रहे हैं। और इतनी सारी कहानियां हैं इस तरह की हमारे देश के, जो जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, और वो कहानियां पता नहीं क्यों और आनी चाहिए पर आ नहीं रही। उस तरह के शायद थिंकर्स कम हैं। मुझे मुझे आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। आई मीन जैसे अदुर गोपालकृष्ण, आपने गोविंद निहलानी का नाम लिया, श्याम बेनेगल, सईद मिर्जा, दीज पीपल वर थिंकर्स। यू नो, फिल्म उनके हाथ में सिर्फ एक मीडियम था, एक टूल था, एक एक जरिया था, एक कलम जैसे था।
जिससे बहुत वो सारी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह पाए। बट द फैक्ट इज दैट दे वर ऑल थिंकर्स। एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव था, एक उनकी एक पॉलिटिक्स बहुत क्लियर थी, जो आजकल हमारी एक फिल्म्स महज एंटरटेनमेंट बनकर रह गई हैं। और वो जो एक पॉलिटिक्स था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हम शायद एक्सप्रेस करने से या तो डरते हैं या एक्सप्रेस करना नहीं चाहते कि कॉमर्स के नाम पर उससे तो दूर ही रखें। बट आई थिंक उस तरह की हिम्मत, उस तरह की थिंकिंग, उस तरह की फिल्म मेकिंग ज्यादा लोगों को अब उसमें, इनफैक्ट नाउ विद द प्लेटफॉर्म्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सैडली जैसे अगर आप ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखें, इतनी अपॉर्चुनिटी है जरूरी बातें कहने की, हाँ, बट वो हम अपॉर्चुनिटीज यूज नहीं कर रहे हैं। वही उसी तरह की गाली गलौच वाली कहानियां चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, विच इज आई फील वेरी वेरी सैड। हाँ, ये इसको इस समय को एक अलग ढंग की स्वतंत्रता में ले लिया है फिल्म मेकर्स ने। और ये जी सही है कि बहुत ज्यादा एक अजीब सा पूरा का पूरा वातावरण है सुनने उनने में। अचानक से अगर आप एक आध दो लोग बैठे हो, एक से अधिक लोग बैठ के सुन रहे हैं उस फिल्म को, तो कई बार बहुत एम्ब्रेसिंग हो जाता है। मुझे नहीं लगता जी कि बहुत ज्यादा कोई भी बात को बहुत पुरजोर ढंग से कहने के लिए कुछ अपशब्द बोलना जरूरी होता है। जी कई बार वो बिल्कुल। बात बहुत ढंग से, बहुत सिंपली बहुत कही जा सकती है। हमारे कुछ आर्टिस्ट जो इसी फिल्मों के ही रहे, चाहे वो मनोहर सिंह जैसे लोग रहे हो, सदाशिव अमरापुरकर जैसे लोग रहे, इन्होंने अर्थसत्य वगैरह में कितनी स्ट्रांग बात या कितनी हिंसक बात या कितनी खतरनाक बात कितनी सहजता से कह दी। जैसे दामू में मुझे मनोहर सिंह साहब का यही लगता है कि वो एक जमींदार है और दुनिया भर का शोषण कर रहा है, स्त्री का भी, गांव का भी, मजदूरों का भी, और चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। उसको लोग कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पर वो कैरेक्टर है, उन्होंने जी उस तरह से डेवलप किया। तो कहीं कहीं है, ये लोग बहुत सहज ढंग से अपनी बात कहते हैं। कुंदन शाह की जैसे एक बात आई थी कि उनकी फिल्मों में अक्सर कलाकार एक ना एक गाना सब लोग मिलकर गाते हैं, एक बड़ी यूनिवर्सल किसी भी चीज खोजी थी। ओके। कभी हाँ कभी ना में जैसे वो गाना है, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, देखो जी उसमें एक हाँ। पार्टी में जितने लोग हैं सभी लोग एक एक लाइन गाते हैं। ओके। या क्या कहना में आप देखिए अनुपम खेर, वो क्या कहना जिसमें वो घर की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है प्रेमी से। जी 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 हाँ। अब उस पूरे सिचुएशन को कैसे एक परिवार फाइट करता है, उसको ओके। उसका पूरा, उसकी पूरी तकलीफ को दूर कर, मतलब उसका पूरा ब्रेन मेकअप करते हुए फिर अंत में वो जी एक गाना गाते हैं सब लोग, सारे लोग मिलके। तो ये पूरी सिचुएशन को, कभी हाँ कभी ना में जो नायक है वो शुरू से अंत तक झूठ ही बोलता है, दुनिया भर का डिफॉल्ट है वो, लेकिन वो अंत में उसके लिए वो गाना है, वो तो है अलबेला, माँ गा रही है। अलबेला। जी माँ के लिए तो बेटा अलबेला रहेगा ही, चाहे उसको कितना बुराई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो, और उसमें फिर सारे लोग शामिल हो जाते हैं कि नहीं ये अच्छा, ये अच्छा, ये वो बहुत सारी गलत फहमियां खड़ी करता है। तो ये वो कभी हाँ कभी ना भी बड़ी सफल हुई थी, फिर लोगों ने उसको देखा, सब यस। हाँ समझा। जी हाँ जी। अब अब ये अभी सब भी। इसी तरह, नहीं नहीं सॉरी, क्या कह रहे थे आप? ये इस तरह के, मतलब इन्हीं तरह एक पूरी जनरेशन जो फिल्मकारों की रही है। आपने जैसे जी धर्म फिल्म बनाई थी, तो मैं आपने उससे पहले संघर्ष, पहले या बाद में संघर्ष फिल्म देखी क्या, एच एस रवेल की, नहीं, संघर्ष नहीं दिल देखी है मैंने। दिलीप कुमार वाली? नहीं नहीं नहीं, संघर्ष नहीं देखी है मैंने। कभी देखिएगा, बनारस जरूर। पे ही है, लेकिन वो एक अलग ढंग की फिल्म है। उसमें अच्छा। परिवार में दुश्मनी है, मतलब सब पंडों पे है उस समय, सारे पंडों ने विद्रोह कर दिया जब वो फिल्म आई थी। जी। अच्छा, आई मस्ट सी क्योंकि दिस। नहीं, मैंने नहीं देखी हाँ, है, ये फिल्म नहीं देखी है। उसमें तो ये है कि वो बड़ा भाई अपने सगे छोटे भाई का ही मर्डर मर्डर करवा देता है। अच्छा। और फिर वो घर आके पूछता है कि वो कहाँ गया है, आपके मतलब अपनी विडो बहू है सब, पिता, सॉरी, पिता बेटे का मर्डर किया। और वाह। उसके पीछे वही है कि किस तरह से जो वहां पर लोग अपने परिवार के मतलब संस्कार करने जाते हैं, उनको कैसे ये लोग पंडे लोग ठग लेते हैं या उनका सब सामान छुड़ा लेते हैं। वो एक पूरा हम्म। तंत्र किस तरह काम करता है, और कैसी कैसे उन्होंने जगह बना रखी जहां से लोगों को गायब कर दिया। जी। तो आप उसको कभी जरूर देखिएगा, फिर आप अपनी फिल्म को रिलेट कीजिएगा। आपका लगभग काम उसी तरह का है। आपकी फिल्म में भी जो महंत है, जो बाबा पंकज कपूर साहब ने जो रोल जी किया है, उनके जी साथ ही जो लोग हैं, वो किस तरह से एक निगाह उठी दलित की तो किस तरह से उसको तोड़ दिया उनको मार मार के। जी जी। तो ये सब चीजें, धर्म फिल्म बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मैं जरूर जानना चाहूँ। देखिए, धर्म की प्रेरणा का पर मेरा कोई क्लेम नहीं है।
वो विभा अच्छा। सिंह मेरी राइटर हैं, उनकी कहानी है। और मैं एक अपनी पहली फिल्म के लिए कहानी ढूंढ रही थी, तो उनसे मिली और कहा कि कुछ कहानियां हैं आपके पास, तो उन्होंने काफी सारी कहानियां सुनाई। और फिर हमने जाते जाते धर्म की एक लाइन सुना गई मुझे, तो हाँ। उसी वक्त मैंने उनसे कहा जाइए मत, बैठ जाइए, यही कहानी है। तो तो धर्म धर्म आई थिंक उन्होंने शायद ये सबसे पहली कहानी विभा ने लिखी थी। हाँ। और उसको उन्हें कहा था, आई थिंक शायद राजश्री में, शायद शायद किसी ने कहा था कि इस कहानी को ना आप एक काम करिए, फोल्ड करके कहीं साइड में रख दीजिए, एंड हाँ। कोई नहीं देखने वाला, आई विल वॉच द फिल्म देयर इज। हाँ। तो इस तरह की फिल्म कोई नहीं देखने, ये बनेगी ही नहीं। तो उन्होंने हाँ। मुझे पहले बताई ही नहीं थी वो कहानी, और फिर जाते जाते सुना गई। तो बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस कहानी को रिसर्च करते वक्त जब विभा में बनारस गए थे, और इस फिल्म के बनाने के जो प्रोसेस है उसमें जो मुझ में एक ये उस तरह का, जैसे द दलाई लामा ऑलवेज सेज कि आर्ट की जो पर्सपेक्टिव है, हमें आर्ट जब आर्टिस्ट को बदल दे या जो उस आर्ट को देख रहा हो उसे बदल दे, तो दैट इज ट्रू आर्ट. And I feel Vibha created a beautiful story and a piece of art that transformed me as a filmmaker and as a human being while I was making that film. एंड इनफैक्ट जब विभा और मैं जाते थे स्क्रिप्ट नरेट करने के लिए, लोग हमें देखकर कहते थे आप लगती नहीं है जैसे आप दोनों धर्म जैसी फिल्म बना पाएंगी। तो हमें लगता था कि शायद हम बिंदी साड़ी जब तक ना पहने तब तक लोग वो स्टेरियोटाइप नहीं तोड़ पाएंगे। बट एज अ फिल्म मेकर विभा ने जो एक समा बांधा वो कहानी लिखकर, उसे मैं एक्सप्रेस कर पाई, फील कर पाई, मेरा ये योगदान रहा। बट इंस्पिरेशन इसकी पूरी विभा की है। लेकिन उसको आपने उसको उस तरह से दृश्यों के साथ कंसीव किया, समझा, उसके बिंब क्रिएट किए, और फिर आपको जी कैसे लगे कि पंकज कपूर इस रोल को कर सकते हैं? मैं वो बड़ा ये जटिल बहुत मामला है, अब आप तो मुझे बताइए। जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो विभा ने जब पहली बार ये आइडिया मुझे सुनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा देखती हूँ परेश रावल ये फिल्म इस कैरेक्टर में। तो पहली बार से जब उन्होंने परेश रावल कहा, तो मेरे दिमाग में भी परेश रावल चलने लगे कि भैया ओनली परेश रावल कैन प्ले दिस पार्ट। एंड उनकी बड़ी बड़ी आंखें, वो बड़ा सा पेट, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे, उस तरह के। तो जी, स्क्रिप्ट हमने लिख ली, सब कुछ रेडी हो गया, और प्रोड्यूसर से हमने कहा कि चलिए स्क्रिप्ट भेजते हैं परेश जी को। हाँ। परेश जी को जब मैं मिली, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहानी इतनी, उसमें कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है प्लॉट में, तो हाँ। ये फिल्म मैं नहीं करना चाहूंगा। तो मेरा तो दिल टूट गया कि अब तो ये फिल्म बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमने तो सिर्फ परेश रावल को इसमें इमेजिन किया था। अब ऑफ कोर्स जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पंकज कपूर के अलावा और इस पार्ट को कोई नहीं, जिस तरह के उनका जो योगदान रहा है इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का, वो कोई नहीं शायद कर पाता। एंड उन्हीं दिनों हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शीतल तलवार, वो गए हुए थे टू द टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, और वहां पर उन्होंने मकबूल देखी। और मकबूल देखने के बाद वो भोपाल बनी वापस है आए। हाँ, यस पूरी फिल्म, यस भोपाल बनी यस, क्या खूबसूरत फिल्म है। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि भैया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पंकज कपूर शुड बी प्लेइंग द पंडित। एंड आई वाज अपॉल्ड, आई वाज लाइक, मैं कह रही हूँ लंबे चौड़े बड़ी बड़ी गोल आंखें, पंकज कपूर छोटे, उनका रंग अलग बिल्कुल, मैं ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम उनको जाकर मिलो, मिलने में क्या हर्ज है, उनको जाकर मिलो, उनको स्क्रिप्ट भेजो। पंकज जी को मैंने स्क्रिप्ट भेजा, और जब पहली बार उनको मिलने गई, तो उसी वक्त आई न्यू दिस वाज राइट। इट जस्ट फेल्ट दैट दिस वाज राइट, क्योंकि उनका जो योगदान रहा है उस फिल्म को एनहांस करने में, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में, वो उस तरह, उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला, उनसे भी बहुत सीखने को मिला एज अ डायरेक्टर। एंड क्योंकि जब पंकज कपूर जैसे कलाकार उस कैरेक्टर को रियलाइज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स विजुअल लैंग्वेज, फिल्म का जो एक्सप्रेशन रहता है वो तो मैं करती हूँ, बट ही actors like him make my job easier. हाँ। It just makes it so much easier for me to be able to
I mean, I would just sit there and enjoy the making of the film because he was performing it so beautifully. So I think धर्म में सबका इतना important योगदान रहा है, जो हमारे cinematographer हैं, जो पंकज कपूर actor, Pankaj Tripathi was that was his first film. Then K.K. Rana, then Vibha as a writer, my cinematographer, the production designer, सब हम सब ने, it was a how do I say this? सबका बहुत पैशन इन्वॉल्व था उस फिल्म को बनाने में और कहने में। पंकज जी तैयार किस तरह हुए ये तो बताइए। आप प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं? वो आपने उनको कहानी भेजी होगी, वो उन्होंने स्वीकार कैसे किया, आपकी मीटिंग? अच्छा, उस तरह की। जी जी जी, मतलब वो मेरी बहुत जिज्ञासा है, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो मैं पहली बार जब पंकज जी को मिलने गई, तो जो विजुअल मेरे सामने है वो एज ए डायरेक्टर मैं आपको बताती हूँ। तो सोचिए कैमरा ट्रैक कर रहा है, एक कॉरिडोर है, सामने एक दरवाजा हल्का, और ये दोपहर के 12 बजे, सामने एक दरवाजा है जो हल्का सा खुला हुआ है और वहां पर अंधेरा सा लग रहा है, हल्की सी लाइट आ रही है बाहर। तो मैं धीरे से उस दरवाजे की तरफ जाती हूँ। दरवाजे पर आई थिंक एक चैपलिन का पोस्टर लगा हुआ था। मैंने हल्का सा नॉक किया एंड आई हर्ड कम इन दिस, एंड मोमेंट आई यू इमेजिन अ क्रीकिंग डोर। दरवाजा खुला और सामने एक बड़ा सा छोटा सा कमरा है, बड़ा सा डेस्क, उसके ऊपर लेक्टर्न, हरे रंग की लाइट, सिगरेट पी रहे हैं और स्क्रिप्ट उनके सामने खुला हुआ है, पर्दे बंद हैं और लैंप लाइट में वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। एंड हल्के से ऐसे अपने हाफ मून चश्मे के ऊपर से उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा एंड सर, आइए भावना बैठिए। आई फेल्ट आई वाज ट्रांसपोर्टेड इनटू दिस हिचकॉकियन sort of word. And of course then I sat down with him and then he spoke about, he had various issues with the script के point of view था उनका कुछ। तो मैं तो उनके साथ आर्ग्यू करने लग गई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसलिए डाला है इस फिल्म में। तो विभा भी मेरे साथ गई थी। तो मैं आर्ग्यू करने लगी एंड पंकज जी वाज गेटिंग अपसेट कि मैं आर्ग्यू कर रही हूँ उनके साथ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो विभा ने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। ये तक कह दिया? हाँ, यहाँ तक कह दिया। तो विभा इमीडिएटली मुझसे anyway, तो विभा ने इमीडिएटली उनसे कहा कि नहीं 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 पंकज जी, हम आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऐसे बात करती हूँ। विभा को समझ में आ गया कि वो थोड़े एजिटेट हो रहे हैं, तो विभा ने उस सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज कर दिया। एंड देन वी स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द स्क्रिप्ट एंड देन पंकज जी ओपनड अप। एंड देन आफ्टर वी, जब उन्होंने पूरा अपना एक पर्सपेक्टिव हमें दिया और उसे हम समझ पाए, इनकॉर्पोरेट कर पाए फिल्म में, तब उन्होंने हाँ करी ये स्क्रिप्ट को, फिल्म को करने के लिए। यहाँ भोपाल में जब मकबूल की शूटिंग चल रही थी तो मैं इरफान साहब का इंटरव्यू करने गया था। पूरी फिल्म भोपाल भी बनी थी और अब कल मैं जयंत देशमुख जी के साथ था, वो बोल रहे थे कि आपके साथ एक फिल्म की है उन्होंने। जी, हैप्पी में भी थे वो, और गुड शर्मा हाँ, एक और फिल्म करी थी उन्होंने। हाँ, तो वो कल जयंत अभी भी वो आज भी है भोपाल में, हम लोग की अच्छी मित्रता है, वो भोपाल से ही है जयंत भाई। तो वो मकबूल भी जयंत दादा ही कर रहे थे डायरेक्टर। तो इरफान जी का इंटरव्यू करने गया था, वहां मैं देख रहा था कि ओमपुरी और नसीर साहब अपने अपने शॉट याद कर रहे हैं, वहीं चारपाई पे पट होकर लेटे हुए हैं पंकज कपूर, और किसी से बात भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं तो इस तरह से, अपन मध्यम वर्गीय लोग हैं तो इस तरह सोचते हैं कि ये तो इनके साढ़ू हैं नसीर, इनसे बात क्यों नहीं हो रही है, और उनसे कोई बात नहीं हुई आपस में। और ये लगभग 2-2.5 घंटे का पूरा समय था जिसको उन्होंने बहुत एकाकी होकर अपने सीन में थे पूरी तरह। और फिर उसके बाद जो शॉट हुआ था उसमें उन्होंने 2 बार, मतलब नसीर साहब को 2 बार असहज होना पड़ा। Really, और ये I can imagine. हाँ, ये कॉन्फिडेंट थे। और नहीं, उसके बाद भी वही मैं देख रहा हूँ, बात नहीं हो रही दोनों। उनके आपस की कहानियां तो हम अलग छोड़ देते हैं, बट पंकज जी की प्रेपरेशन जब वो सेट पर होते थे, आई रिमेम्बर, मुझे लगा मेरी फर्स्ट फिल्म थी तो मुझे लगा कि एज एन एक्टर उनको मैं हर एक सपोर्ट दूं। जैसे पंडित हैं तो उनकी चांटिंग, उनके जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए, और ये सारी चीजें उनको सपोर्ट की तरीके से मैंने उनको बताया कि पंडित हैं, उनको मैं बुलवा लूं ताकि आप उनका उच्चारण सीख पाए। सर नहीं 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 भावना, अभी पहले मुझे कैरेक्टर पर काम करने दो।
तो उन्होंने लास्ट मिनट तक उच्चारण पे ध्यान ही नहीं दिया, और मैं घबरा रही हूँ कि वो कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। बट अब समझ में आता है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज पंडित के कैरेक्टर में थी उनकी कन्विक्शन, उस कैरेक्टर का इमोशन, उस कैरेक्टर की जो एक बिलीफ सिस्टम है, उसको अगर उन्होंने पकड़ लिया। उच्चारण गया तेल लेने, ऑल्दो उन्होंने उस पर भी काम किया बाद में। जब हम बनारस पहुंचे और हम शूटिंग शुरू करी, तो उसी वक्त वो जितनी लाइंस उनको याद करने की जरूरत थी वो करते थे। बट एज अ फिल्म मेकर हम ये सोच रहे हैं कि वो पंडित हैं, तो जो पंडित का जो मंत्रोच्चारण होना चाहिए वो सही होना चाहिए। उन्होंने इस कैरेक्टर को बिल्कुल अलग से, उल्टे तरीके से अंदर अंदर से देखा। और आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर वहां से आता है, जहां वो कैरेक्टर के अंदर से देखते हैं। जैसे हमने लिखा था कि पंडित हमेशा वो या मंत्र लिख रहे हैं या बच्चों को अपने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पंडित पंकज जी कहते थे कि नहीं, क्यों, इंसान है। तो फिर वो जो एक सीन है जहाँ पे उन्होंने हम देखते हैं वो गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा गार्डनिंग क्यों नहीं कर सकता पंडित, वो आदमी है, घर चलाता है अपना, गार्डनिंग क्यों नहीं कर सकता। तो अब और उनकी और मेरी जो एक वो जो जुगलबंदी बन गई थी वो इस तरह की हुई कि जैसे ही उन्होंने कहा गार्डनिंग, मेरे दिमाग में आया ये छोटी छोटी वो क्या कहते हैं उसे, पौधे, पेड़, छोटे, एग्जैक्टली, जो शूट्स, लिटिल शूट्स दैट आर कमिंग आउट। बच्चे के साथ अगर हम उसको, उसके एक विजुअल लैंग्वेज बन जाती है, उससे हम, हमारा जो टेलिंग है वो मल्टी लेयर्ड हो जाता है। तो इस तरह का था। फिर मुझे याद है एक बार जहां पर पंडित जो अपने आप को पनिश करते हैं, ऐतिहासिक दृश्य है वो। मैं वही कहने वाला था कि जो प्रायश्चित वाले सीन है, जी लगा जिस समय उनको लगता है कि मेरा पूरा जीवन, मेरी साधना, ये सब कहाँ चली गई जब मैं इस तरह का एटीट्यूड करता हूँ, या ये सब स्थितियां आती, तो मैं इस जीवन में कभी आया नहीं था ना इस सिचुएशन। जी तो कैसे रिएक्ट करूंगा, वो प्रायश्चित वाले दृश्य तो कमाल के हैं। तो उसमें जब जो पहला वाला है जहां पर वो शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं और इस तरह से देख रहे हैं शिवलिंग की तरफ कि फादर हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प, ही इज ब्रोकन डाउन। तो हमारा कैमरा रिहर्सल हमने कर लिया था, कैमरा पूरा सेटअप हो गया, और मंदिर हमने इस तरह से बनाया था, मुझे नहीं पता अगर आपने ये चीज का ध्यान दिया है, कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो जो मंदिर है वो पिंजरा लगना चाहिए। अच्छा। The पंडित is trapped within that the constraints of that religion. उनका जो दिल है वो कुछ और कह रहा है, पर वो एक पिंजरे के अंदर कैद है। हाँ। वो जो मंदिर है, और जो हम कॉन्स्टेंटली फिल्म में देखते हैं बोट, वो जो एक छोटी सी बोट देखते हैं जो खूंटे से बंधी हुई है, जो नदी के बहाव के साथ जाना चाह रही है, पर वो खूंटे से खींच रही है बार-बार। जी। तो हमारा कैमरा सेटअप था एंड पंकज जी आए सेट पे और कहने लगे, भावना मुझे एक आइडिया आया है। तो मैंने कहा क्या पंकज जी, और हमारे प्रोड्यूसर हमारे सर पर डंडा लेकर खड़े हुए कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो अपने भगवान को एक पिता की तरह देखें तो पिता के गोद में अपना सर रखेंगे ना, तो अगर मैं पिता की गोद में, अगर मैं शिवलिंग पर ऐसे अपना सर रख दूं तो कैसा रहेगा। My heart started beating, like I was like, oh my God, that is so beautiful, क्योंकि मुझे immediately दिखा एक टॉप एंगल शॉट जहां पर छोटा सा पंडित जो इतने छोटे हो गए हैं वो अपना सर ऐसे शिवलिंग पर रखकर बैठे हुए, बिल्कुल टूटे हुए से पूरा। I remember my DOP got very angry with me और मैंने कहा शॉट चेंज होगा भैया, सॉरी कांट हेल्प इट, ये शॉट चेंज करना पड़ेगा हमें। कैमरा ऊपर जाएगा, पंडित ऐसे बैठेंगे, यही होगा। सबके साथ बड़ा झगड़ा हुआ था, बट this is the collaboration between an actor and a director which I thought was very special, something that I had with Pankaj ji. तो बाद में आपको लगा कि अगला काम भी वही करेंगे आपके साथ? वो उन्हीं की कहानी थी, उन्हीं की कहानी थी, ऐसे बैठे हुए थे एक दिन तो कहानी सुनाने लगे और फिर ऐसे लगा कि कहानी तो बहुत सुंदर थी, तो इस पे फिल्म बनाते हैं अगली। तो
ऐसे ऐसे धीरे 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 करते 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 वो बन गई, पर उनकी कहानी काफी डिफरेंट थी। हाँ उस कहानी का नाम था अवस्थी। और हाँ अवस्थी वो बच्चों का ना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था हर हफ्ते या ऐसी कुछ कहानी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। एंड और उसका एक कुत्ता है। तो एक दिन क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को कहा कि तुम आउट हो गए, तो गुस्से में आके बच्चा उनका कुत्ता उठा के भाग जाता है और छुपा देता है। सो द होल स्टोरी was supposed to be about Avasthi looking for his dog, and it was this heartbreaking tale of a man who had nothing else in his life but this dog. और एक बच्चे ने अपनी मस्ती में जाके कुत्ते को कहीं छुपा दिया है। बस यही कहानी थी वो। तो फिर वो करने लगे, फिर हमें लगा कि नहीं ये बहुत डार्क है, थोड़ा इसको कॉमेडी टाइप का करते हैं। तो उसको कॉमेडी कैरेक्टर को मस्ती बना रहे। इनफैक्ट अवस्थी हमने नाम ही चेंज कर दिया, क्योंकि जब 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 उस कैरेक्टर को हम अवस्थी की तरह सोचते थे तो ऐसे लगता था कि वो एक बहुत ही डार्क डिप्रेस काइंड ऑफ कैरेक्टर है। तो हमें कोई ढंग का नाम ही ना मिले, उनका कोई भी नाम सोचे तो थोड़ा फ्रिवलेस सा लगने लगे। तो एक दिन पंकज जी ने सजेस्ट कर दिया, यार एक काम करते हैं, ताकि हमें इस कैरेक्टर का कलर मिले, इसको हैप्पी बुलाते हैं। तो चलो ठीक है, कैरेक्टर का नाम पड़ गया हैप्पी, और फिर फिल्म का भी नाम पड़ गया हैप्पी, क्योंकि वी कुडंट फाइंड अ बेटर नेम देन हैप्पी फॉर दिस कैरेक्टर एंड फॉर द फिल्म। अब ये भी सही होगा कि आप जब पहली बार उनके घर गए तो चैपलिन की फोटो लगी थी। जी जी बिल्कुल। और वो फिर आपने ये चार्ली चैपलिन को ही समर्पित किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट चैपलिन के ऊपर बहुत चर्चा करते थे मैं और पंकज जी, हाँ कि किस तरह का सिनेमा, आई मीन यू कैन नॉट बीट चार्ली चैपलिन इन, सॉरी सुनील जी, मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने की। आप बोलिए, कंफर्टेबल होके बोलिए। तो मेरी अपनी मजबूरी, पर बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा लगता है। जी। तो नहीं, अगर आप मॉडर्न टाइम्स देखें, आप सिटी लाइट्स हाँ देखें, आई मीन ऑल ऑफ हिज वर्क व्हेन यू लुक एट इट, दरअसल मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोग उनके काम की जो एक सीरियसनेस है उसमें जो वो कमेंट कहना चाहते हैं, ज्यादातर लोग उसे देख नहीं पाते। वो सिर्फ चैपलिन को एक कॉमेडी का नाम देकर उसे उस डब्बे में बंद कर भूल जाते हैं। हाँ बट अगर हम, आई मीन मेरा मॉडर्न टाइम से मेरा जो एब्सोल्युटली फेवरेट सीक्वेंस है कि जब ट्रैम्प को पुलिस ने पकड़ लिया है और फिर उसको अभी अभी कुछ महीनों बाद उसको जेल से छोड़ा गया है। हाँ और उन दिनों, अब ये देखिए पॉलिटिकल कमेंट, उन दिनों कम्युनिज्म वाज अ बिग थिंग इन अमेरिका। सब जिसको भी लेबल, जैसे आजकल हम नेपोटिस्ट लेबल कर रहे हैं लोगों को और उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उस वक्त अमेरिका में ये हुआ था, जहां पर हाँ कि सबको, जिसके साथ भी कोई दुश्मनी निकालनी हो उसको कम्युनिस्ट बोल दो। हाँ ओके, तो चैपलिन वाज आल्सो लेबल्ड अ कम्युनिस्ट। तो वो उन्होंने उस पॉलिटिकल बात को लेकर एक सीक्वेंस क्रिएट किया उस फिल्म में कि ट्रम्प अभी पुलिस जेल से छूटा है, जेल से छूटकर वो एक गली में ऐसे निकल पड़ता है और गली में एक प्रोसेशन जा रही है, एक प्रोसेशन जा रही है और ट्रक निकलता है। ट्रक में से एक रेड फ्लैग, जो कम्युनिस्ट का लाल झंडा होता था, वो लाल झंडा गिर जाता है। तो चैपलिन वो झंडा उठा के, जो ट्रैम्प है वो झंडा उठा के उस ट्रक के पीछे भागने लगता है कि भैया तुम्हारा झंडा गिर गया, तुम्हारा झंडा गिर गया। रास्ते में एक गली निकलती है, तो वो जैसे गली को क्रॉस करते हैं, एक मार्च, एक प्रोसेशन उनके पीछे लग जाता है बाय चांस। तो वो ये झंडा लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं और गली को क्रॉस किया तो पीछे से प्रोसेशन उनके पीछे लग गई। तो सामने से ऐसे लग रहा है जैसे वो लीडर है प्रोसेशन का। अगली गली में पुलिस पकड़ के उसको फिर जेल में डाल देती है, and the tramp gets thrown back into jail. So if you look at this on the level of comedy, it's funny to watch. At the same time, it is such a solid political comment कि एक कॉमन आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है कम्युनिज्म से, उसके साथ क्या किया जा रहा है, ये एक इतने सिंपल से सीक्वेंस में उन्होंने दिखा दिया। है उनकी, मुझे वो खासतौर से वो जो द किड्स में देख के बहुत प्रभावित होता हूँ, बहुत द्रवित कर देती है वो जी। खासतौर से वो बच्चे के साथ जो पूरा है, और एक वो जो है जिसमें वो जूता उबाल के खाने वाला एक सीन है ना। यस यस, याद है मुझे, तो याद है। वो इतना गहरा दर्शक हमारा जाता नहीं। ये लगातार एक से, अभी हम थोड़ा सा ये अगर ये बात करें, ये जो नई शताब्दी, नई सदी के जो 20 साल हमने देखे सिनेमा की, क्या धारा आपको नजर आई इस बीच? आप इसी धारा की निर्देशिका हैं, फिल्मकार हैं,
इस पूरे 20 साल का सीन जो हम बिगिनिंग का देखे। यू आर टॉकिंग द पास्ट 20 years, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, आज तक, जी। 2001 से 2020। आई डोंट नो सुनील जी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसा कोई लीप्स एंड बाउंड का फर्क नहीं पड़ा है। तो कुछ एक ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो सब्सटैंशियल कहानियां कहते चले आ रहे हैं, कमर्शियल फिल्म मेकर्स भी हैं, वो चले जा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जब से आए हैं तो हमारी कहानियां मुझे लग रहा है और भी ज्यादा फैल सी गई हैं। कोई कुछ ठोस कहना चाह नहीं रहा है। वही जो इक्का दुक्का फिल्म मेकर्स हैं जो जिनमें हिम्मत है कुछ कहने की, वही उस तरह की कहानियां बनाए जा रहे हैं। जैसे आई मीन ऑफ लेट आई फाइंड अनुभव सिन्हा's थप्पड़ was one of the most impactful beautiful films I have seen in a very 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 long time। अब उस तरह की कितनी फिल्में बन रही है, उस तरह के लोग फिल्में देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, वो अलग चर्चा है। बट द पॉइंट इज दैट दोज आर द सॉर्ट ऑफ फिल्म्स पहले भी बन रही थी, अब भी बनती जा रही हैं। उस वक्त भी एक नीश सी ऑडियंस होती थी, अब भी उनकी नीश सी ऑडियंस है। दिस इज माय बिलीफ, आई डोंट नो आपको क्या लगता है? मैं निजी रूप से सोचता हूँ कि लगातार जो अभी नई जनरेशन है, जो कहीं कहीं से पढ़ लिख कर आई है और अच्छे अनुभव लेकर आई है, और इस पूरे समय को जो अलग ढंग से देखती है, खासतौर से अभी लगातार हम जो कुछ जैसे गोवा फिल्म फेस्टिवल वगैरह जाना हर साल होता है, मैं देखता हूँ कुछ दुनिया की सिनेमा की तरफ भी निगाह होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम कई बार देखते हैं कि बहुत कॉमन और एक जैसे विषय अलग अलग देशों में एक साथ डिस्कस हो रहे हैं। एक मैंने बहुत बहुत मार्मिक फिल्म अभी 2 साल 3 साल पहले देखी थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने अपने अलग संबंधों की वजह से एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं जी। अब वो एक बच्चा है 6 या 8 साल का जो अपना घर में होमवर्क कर रहा है, और वो घर बेच देना है, पति पत्नी दोनों बेच के उसको आधा आधा पैसा लेकर अलग होना चाहते हैं। उस बच्चे का क्या होगा, ये किसी को ना पिता को कोई मतलब है ना माँ को कोई मतलब है। और वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड आए उस घर को खरीद, वो चेक कर रहे हैं, बता उनको दिखा रहे हैं वो लोग बड़े खुशी से कि ये हॉल है, ये ड्राइंग रूम। वो बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसको कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, वो कुछ लेट करता है तो उसको बहुत बुरी तरह से डांट दिया जाता है। और वो बच्चा स्कूल से गायब हो जाता है तनाव में। तो उस बच्चे को ढूंढने के लिए कोई परेशान नहीं, ना उसके माँ ना पिता, बल्कि एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। वाओ वाओ। वो बच्चा अंत में, ऐसा नहीं हमारी हिंदी फिल्म होती तो अंत में मिल जाता है, कुछ उसका हश्र दिखा देते, वो बच्चा अंत में भी मिलता नहीं है। जी लेकिन दोनों जो जेंट्स कहीं इन्वॉल्व है वहां पर, वो एक लेडी के साथ आजकल का जो समय हम देखते हैं ना, हमारे एक परिवार एक घर में बैठे हैं, आपस में लोग बात नहीं कर रहे, अपना अपना मोबाइल में कुछ कुछ कर रहे हैं, घंटों चुप्पी में निकल जाता है आपस में। जी वो है। और एक जो है उसकी वो जहाँ वो रिलेशन था वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया वहां पर, वो जो बच्चा कहाँ चला गया उसकी कोई चिंता नहीं। पुलिस दुनिया भर का इन्वेस्टिगेशन हो गया, वो बच्चा मिला नहीं। बीवी से वो जहाँ जांच चल रही है, खोजबीन चल रही है, पुलिस रिपोर्ट दे रही है, आके बड़े अधिकारी दे रहे हैं, और आखिर में दोनों लड़ने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से। तो इस तरह की चीजें, या एक इस तरह की फिल्म थी जिसमें बहुत सुदूर गांव में एक छोटा सा बच्चा है, वो पिता पहाड़ियों में घर बने जहां पर अचानक बहुत तेज वर्षा होती है और बहुत सारा बह जाता है पूरा सब कुछ, घर और सब कुछ। उसमें वो एक बच्चा जब कभी वो हम लोग बचपन में वो देखते थे ना, आकाश में जेट विमान निकलता था, एक पूरी लकीर सफेद रंग की पड़ जाती थी। जी। उसमें एक छोटे बच्चे की वो ललक दिखाई कि वो नीचे से पता नहीं कितना ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाता है उस लकीर का पीछा करते करते। और वहां फिर वहां बहुत तेज पानी गिरता है तो वही सो जाता है। अब नीचे पिता रोने लगता है कि वो बच्चा कहाँ गया, ढूंढता हुआ जाता है, देखता मिट्टी में पानी में पड़ा हुआ सो रहा है, तो उसको उठा के लाता है। फिर बाद में उसको एक गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कराने पे उसको शहर जाना पड़ता है। इस तरह के मर्म और संवेदना को छूने वाले विषय हमारे यहाँ नहीं। एक मैंने फिल्म देखी थी सुनील जी, अब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मेरे को नाम भूले जाते हैं आजकल। एक छोटी सी बच्ची की एक कपल है जिनमें झगड़ा होता है। I saw it on one of these on Netflix I think, और
उनकी 2 साल कपल का झगड़ा हुआ, हस्बैंड सुबह सुबह निकल गया आउट ऑफ टाउन, बीवी ने पीछे से पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया, शी कमिटेड सुसाइड. There's a 2-year-old daughter with her trying to wake up the mother who is dead. And the हाँ entire film has been shot with a 2-year-old child. हाँ And ये how the day goes by and how the father realizes that something is wrong and how the father comes back. To me, that was one. It's an Indian film. I am forgetting the name of the filmmaker, sadly, and the film. I'll look it up and I'll tell you. But it's one of the most beautiful films I have seen in a very, very long time coming out of India. यहाँ अभी हमारे यहाँ उस तरह से टची फिल्मों को एक स्क्रिप्ट मिनट या एक मिनट जया बत्रा कह रही हैं कि I saw that movie. Do you remember the name? Please post the name here if you remember the name. जी. तो ये बहुत सारे ऐसे विषय डिस्कस होते हैं. वो वहाँ गोवा में कुछ ऐसे, वो तो कुंभ जैसा है हम लोगों के लिए, बड़ा तीर्थ की तरह. मैं बहुत वर्षों से जाया करता हूँ. अगर 4 अच्छी फिल्में भी देखने को मिल गई तो एक साल बड़ा अच्छा निकलता. जी, तो that's यहाँ true actually. जी, sorry, please go on. हाँ नहीं बोलो, हाँ बोलो. नहीं, please, sorry, मैं आपको इंटरप्ट कर रही थी. नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये वो एक अच्छी जगह जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत मौलिक विषय. जी, बिल्कुल. इनफैक्ट एक बार कैन फिल्म फेस्ट, आई थिंक शायद 2-3 years ago, I had gone to Cannes, and over there they had, no, it was, I think it was many more years after, earlier, Juliette Binoche की एक फिल्म आई थी which was a remake of the old film The Red Balloon. जी. So at festivals you get to see such gems of film, such gems of expression. That Pihu, yes, that's the name of the movie, Pihu. Thank you, Suruchi. Pihu, that's the name of the movie. So you get to see, I mean, The Red Balloon is another one such film that is a gem of a film. Have you seen it, Sunil ji? नहीं. So The Red Balloon, it's the story of this boy who finds a red balloon. And that red balloon becomes his friend. तो जब वो स्कूल बस पे जाता है, रेड बलून को छोड़ देता है. तो बलून बस के साथ साथ चलते जाता है. और जब वो बच्चा बस से उतरता है, वो बलून को फिर से पकड़कर फिर स्कूल तक चलते हुए जाता है. बच्चा अब स्कूल के अंदर है, बलून को बाहर छोड़ दिया, और बलून खिड़की से ऐसे उसको देखता रहता है. फिर जब वो बच्चा वहां से स्कूल से निकलता है, बलून को फिर पकड़ के अपने घर चला जाता है. रात में बलून खिड़की के बाहर उसका इंतजार करता रहता है. अब एक दिन बदमाश बच्चे इसका बलून छीनने की कोशिश में लग जाते हैं, इसके पीछे भाग जाते हैं, और एंड में उस बच्चे के बलून को बर्स्ट कर देते हैं. बस ये फिल्म है. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त. इतनी खूबसूरत फिल्म मैंने कभी नहीं देखी. क्या उस बलून और उस बच्चे के रिलेशनशिप को लेकर आंखों में आंसू आ जाते हैं. दैट इज सिनेमा, दैट इज एक्सप्रेशन. वही वहां तक अगर आप पहुंच गए तो समझो कि कमाल हो जाता है. हाय जीन फ्रेम्स. एक दूसरी तरीके की फिल्म ब्लू, मतलब पंकज जी ने वो की ब्लू अम्ब्रेला, उसमें भी तो वो छाता चुरा लेते, वो लड़की का छाता फंस जाता है. yes. Vishal has done some amazing work. I love Vishal Bhardwaj's work. तो अंत में वो छाता लौटाना भी कितना अच्छा है कि वो एक वाक्य कह के लौटाते. खुशी के लिए कोई काम किया जाए तो बहुत अच्छा. अभी हमारे पास 2-4 मिनट का समय बचा है, मालूम ही नहीं पड़ा 1 घंटा कैसे निकल गया. 4 मिनट में कट कर देगा. ये आप जो नया आपने काम कर रखा है, इसकी क्या प्रोग्रेस होगी आगे, कब इसको? देखिए, अभी फिलहाल तो कास्टिंग चल रही है गुरुदत्त पे. आई एम वर्किंग ऑन अ बायोपिक ऑन गुरुदत्त, एंड स्क्रीन प्ले हो चुका है. अभी डायलॉग वगैरह पे काम चल रहा है, एंड दैट्स इट. कास्टिंग चल रही है और जल्द ही खबर आएगी. लगातार हम लोग उसको एक ऐसी पर्सनालिटी को मिस करते हैं जिन पर आपने काम करने का सोचा. और जी, क्यों सोचा ये भी बताइए, क्यों लगा आपको कि दरअसल आई थिंक गुरुदत्त हैज बीन इन माय ब्लड प्योरली बिकॉज ऑफ माय फादर. हमारे घर में कॉन्स्टेंटली उनके गाने बजते रहते थे.
वो सारी फिल्में हम देखते थे। एंड माय डैड हैज ऑलवेज बीन अ बिग 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 फैन ऑफ गुरुदत्त, सो मुझे एक कंफर्ट लेवल सा था उस उनके सिनेमा को लेकर। उसके बाद जब मैं फिल्में बनाना शुरू किया, मैंने हम उन फिल्मों को स्टडी किया, कागज के फूल, प्यासा, साहब बीवी और गुलाम, ऑफ कोर्स क्लासिक फिल्म्स। एंड इन फिल्मों को जब आप स्टडी करते हैं और हर बार जब इनको देखते हैं, कागज के फूल इज माय फादर्स फेवरेट फिल्म, एंड हर बार जब आप इन फिल्मों को बार बार रिपीट करके देखते हैं तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एक्चुअली मधु मंटेना है मेरे हस्बैंड के साथ, उनकी कंपनी थी पहले, तो उन्होंने कहा कि गुरुदत्त पर कहानी एक फिल्म बनाई जाए। एंड उन्होंने वो आइडिया ट्रिगर किया मेरे दिमाग में। ऑफ कोर्स उसके बाद हमारी एसोसिएशन छूट गई, बात वगैरह बहुत कम होती है अब, बट वो आइडिया मेरे दिमाग में अटका रहा और मुझे आई थिंक 7 साल लगे हैं टू बी एबल टू रिसर्च करने लगी गुरुदत्त में, क्योंकि काफी सारे लोगों ने फिल्म बनाने की कोशिश करी है गुरुदत्त पर। I think Shivendra Singh Dungarpur tried a film, Anurag Kashyap has tried to do a film. तो मुझे ये लग रहा था कि जरूर कुछ मुश्किल है, डिफिकल्टी है इनके गुरुदत्त के ऊपर कहानी लिखने की, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रिवलसली लव स्टोरी नहीं हो सकती। एक सिनेमा की तरफ एक इंसान का जो रोमांस है उसकी कहानी कहना और उसे एक एंगेजिंग तरीके में कहना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं उस रिसर्च में लग गई, और रिसर्च में जब घुसी धीरे धीरे, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑर्गेनिकली ये जो कहानी निकल कर आई है, कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत मन से और प्यार से ये, मुझे ऐसे लगता है गुरुदत्त को इन्वोक किया है कि प्लीज मुझे ये एक्सप्रेस करने का मौका दें। अब देखिए कैसे क्या होता है आगे। अभी यहाँ तक तो बहुत मजा आया है, आगे का आपको बताती रहूंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ अभी से। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। और बताते रहिएगा। आज ये बातचीत से बहुत अच्छा लगा है। बातें बहुत सारी छूटी है, पर भविष्य में कभी दोबारा जरूर, बहुत बहुत बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हाँ, जो हमारे साथ रहे सबका आभार। अगली बार सुनील जी के साथ फिर बातें करेंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू।